नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपको न सिर्फ मुकामी खबरें, इलाकाई खबरें, बल्कि कौमी खबरें और बैनुल अक़वामी खबरों से भी वाकिफ़ करवाते हैं। आलमी सतह पर कि क्या हो रहा है आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। किस तरह इसराइल अरब ममालिक से ताल्लुकात मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक पर दबाव किस तरह डाल रहा है, ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। वैसे भी जहाँ तक शाम का सवाल है, यानी सीरिया का सवाल है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अहादीस में शाम से मुतालिक बहुत बातें मंजरम आम पर भी आई हैं और लोग वाकिफ़ भी हैं। तो बहरहाल शाम में अब फिल वक्त ऐसा लगता है कि तबाही बर्बादी का सिलसिला जारी है और अमेरिका ने वहाँ पर 2 अमरीकी फ़ौजियों और 3 अमरीकी जो शहरी हैं उनके कत्ल के बाद दाइश के अड्डों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और सुपर पावर होने के बाद आपने देखा कि किस तरह बशर अल असद यानी की हुकूमत जो है वो यानी आप देखा कि किस तरह बर्खास्त की गई, किस तरह वहाँ से वो फरार हो गए और फिर आप ये समझा जा रहा था कि वहाँ अमन कायम हो जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने फिर हमला कर दिया है। एक तरफ इसराइल हमलों पर हमले किए जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि लेबनान पर इसराइल ने हमले किए थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह जो इसराइल मुखालिफ ताकतें थी उनका सफाया करने की उसने कोशिश की। हसन नसरुल्लाह के आपने देखा कि किस तरह शहीद किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बहरहाल शाम की जो खबर है हम आपको बताते हैं कि शाम में अमेरिका ने दाइश के अड्डों पर हमले किए हैं और उसका मकसद ये है कि दाइश के बुनियादी ढांचों को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए और हथियारों की जो तकसीम या सरबराही हो रही है उसे रोका जाए। तो बहरहाल अमेरिका इस बहाने से शाम को तबाह व बर्बाद कर रहा है और आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका जो कुछ भी करता है वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। और अब तो ये कहा जाने लगा है कि अमेरिका इसराइल का महाफिज़ है, अमेरिका इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जबकि इसराइल अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर अपने आप को करार देता है, लेकिन आज एक सुपर पावर मुल्क इसराइल की गुलामी कर रहा है, इसराइल के इशारों पर नाच रहा है, इसराइल के मफादात की निगहबानी व निगरानी कर रहा है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और अमेरिका के बारे में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर इसराइल के मफादात जहां भी परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होते हैं तो फिर अमेरिका वहां पहुंच जाता है और उसके मफादात की निगरानी करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, शाम से ये खबरें आ रही है और दूसरी तरफ आपने देखा कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है अमेरिका की उसके लिए 900 अरब डॉलर का एक कानून यानी एक बिल मंजूर किया, उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका डिफेंस के नाम पर क्या कर रहा है। वैसे भी अमेरिका आप देखेंगे कि अगर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका एक खुशहाल मुल्क है, अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका एक सुपर पावर है, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका का जो ज़ोम था सुपर पावर होने का उसे तालिबान ने खाक में मिला दिया था, अपने पैरों तले रोंद कर रख दिया था और आपने देखा कि किस तरह अमेरिका जलील ख़ार होकर अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर हुआ। तो सुपर पावर अमेरिका नहीं रहा है। और आप ये भी देखिए कि अमेरिका पर खर्च कितना है, 36 खरब डॉलर का कर्ज अमेरिका पर है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कर्जदार एक मखरूज मुल्क किस तरह सुपर पावर हो सकता है। तो बहरहाल शाम की हम बात करते हैं तो अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि जो ये फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के अतराफ़ व अकनाफ के ममालिक है जो एंटी इसराइल है उनका नाम व निशान मिटाने पर तुला हुआ है और जो प्रो इसराइल है उन्हें भी वो आने वाले दिनों में तबाह व बर्बाद करके रखेगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता और ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, ये एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे के मफादात के निगहबान हो सकते हैं, ताहम इसके बावजूद भी अगर अमेरिका और इसराइल की बात की जाए तो हम बिला झिझक कह सकते हैं कि इसराइल अमेरिका को किसी न किसी तरह धोखा देगा और अमेरिका की तबाही का बायस बनेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि आज अगर दुनिया में जो भी फाइनेंशियल डील्स होते हैं, जो भी कारोबार चल रहा है तो वो किसकी वजह से चल रहा है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 2-3 यहूदी ख़ानदान है जो दुनिया को चला रहे हैं और अमेरिका भी उनके इशारों पर नाच रहा है। हम पूरी चैलेंज से बात करते हैं, पूरे दलाइल के साथ बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अगर उसमें उन यहूदी ख़ानदानों का हिस्सा नहीं है तो हम ये यानी हो ही नहीं सकता कह सकते हैं। तो बहरहाल हर कंपनी में उनका हिस्सा होता है, दुनिया के हर इदारे में उनका हिस्सा होता है और हम आपको उनकी तफसीलात भी बताएंगे। तो बहरहाल शाम की जब बात हो रही थी तो अमेरिका ने वहाँ पर दाइश के ठिकानों पर हमलों का ऐलान किया है और हमले भी कर दिए हैं सॉरी।
तो बहरहाल एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह मक्के मुकर्रमा से उम्र की अदायगी के बाद मक्के मुकर्रमा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत के लिए मस्जिद नबवी में नमाज़ों की इबादतों की अदायगी के लिए हैदराबाद से जो मुतमरीन जा रहे थे मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, और आपने देखा कि किस तरह उनके बस को बस हादसे का शिकार हो गई। एक ऑयल टैंकर आकर उनके बस से टकरा गया और बस पूरी तरह शोलापोश हो गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर और एक मुसाफिर यानी जिसका नाम शोएब है वो बच निकलने में कामयाब हो गए, और 45 जो मुतमरीन थे जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तमाम के तमाम शहीद हो गए। और आपको बता दूं कि उनके नमाज जनाजा में, उनके तदफीन में भी शिरकत का हमें मौका मिला। तो बहरहाल हम ये बताना चाहेंगे कि हुकूमत तेलंगाना ने एक्सग्रेशिया का ऐलान किया था, मुआवज़े का ऐलान किया था। चुनांचे अब उन शोहदा के लवाहिकीन के लिए 3 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं, जो 45 शोहदा के लवाहिकीन में तकसीम किए जाएंगे। अब देखना यह है कि वहाँ पर सऊदी हुकूमत की जानिब से तो कोई ऐसा नहीं रूल नहीं है कि उन्हें मुआवज़ा अदा किया जाए, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो इंश्योरेंस होता है मुसाफिरीन का या मुतमरीन का, वो रकम इन्हें मिल सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्नतुल बकी जैसे यानी वहाँ पर दुनिया के सबसे अजीम क़ब्रिस्तान में इन लोगों की तदफीन अमल में आई है, जहाँ पर अहले बैत अतहार मौजूद हैं। और आप ये भी देखें कि वहाँ पर 10,000 सहाबा मदफून हैं, आराम फरमा रहे हैं 10,000 सहाबा। तो वहाँ पर जगह मिलना बहुत नसीब वाली बात होती है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में उसका इंतकाल हो और जन्नतुल बकी में उसकी तदफीन अमल में आए। तो बहरहाल ये हैदराबाद के जो मुतमरीन थे 45 उनकी तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में आई थी, और आपने देखा कि उस वक्त बहुत ज़्यादा यानी जज्बाती मनाजिर देखे गए। बहुत अच्छी बात है कि रियासती हुकूमत ने भी और मरकज़ी हुकूमत ने भी, क्योंकि तारीफ़ अगर अच्छे काम करते हैं तो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने भी बहुत अच्छे यानी इक़दाम किए थे, नतीजे में उन लोगों की जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। तो ये खबर रही है तेलंगाना से मुतालिक। और आपको ये बता दें कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम फ़ाल सीज़न 2025 के लिए अक़लियती उम्मीदवारों यानी मुसलमानों से, सिखों से और ईसाइयों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चे बैरूनी ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ में यानी मास्टर से लेकर PhD डॉक्टरेट तक दाखिला लेने के ख्वाहां होते हैं, तो उन्हें हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 10 नहीं बल्कि 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ऐसे में लोगों को इस्तेफ़ादा करना चाहिए। और ये जो सीज़न होता है फ़ाल सीज़न, अगर आप दाखिले लेते हैं तो बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे UK हो, USA हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुनिया के कुछ ही भी मुल्क में, इवन जर्मनी में भी आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, इंजीनियरिंग किया है या फिर मेडिसिन किया है या फिर MBA की BBA किए हों, वो MS करने के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। पहले उन्हें बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप दाखिला ले चुके हैं और बाहर जा चुके भी हैं तो वैसे भी आप चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खबर भी बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर जो मुस्लिम वालिदैन होते हैं, गरीब होते हैं या मुतवस्सित तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप देखेंगे कि किस अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं। तो ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबक़ा का तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, समझते नहीं कि मुतवस्सित ख़ानदान के हालात क्या होते हैं। अब देखने में तो वो बहुत अच्छे दिखाई देंगे, अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास ज़ेब-ए-तन करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है। लेकिन उनके भी कई मजबूरियाँ होते हैं। अगर बच्चियाँ हों या बच्चे हों तो उनके तालीमी अखराजात हैं, तो वो भी एक मुतवस्सित तबके के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी किसी न किसी तरह अगर मियाँ बीवी हैं तो वो काम करते हैं, काम करके अपने औलाद की तालीम का इंतज़ाम करते हैं और एक बाइज़्ज़त व बावक़ार बाएहतराम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग माशरे के ज़िम्मेदार हैं उन्हें भी इस तरह के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कई ऐसे घराने हैं जो किसी से मांग नहीं सकते और हम उन तक पहुँच नहीं सकते। तो ऐसे घरों का निशानदेही करते हुए उन माशरे के जो दौलतमंद लोग हैं, मुतमव्वल लोग हैं, जो अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के लोगों तक पहुँचे। वरना अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे आपके मसाहिब होंगे जो आपको गुमराह कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अरे भाई आप क्यों उसके पैसा दे रहे हो, ये तो
कमा सकते हैं, ये जो बातें हैं ये आपको गुमराह करने के लिए होते हैं, क्योंकि शैतान जो होता है, अगर कोई इंसान नेक काम करने की कोशिश करता है, भलाई का काम करने की कोशिश करता है, ज़कात और सदक़ात तक़सीम करने की कोशिश करता है, तो उसमें रुकावट पैदा करता है और ये शैतानी काम होता है। तो अक्सर लोगों के बारे में देखा गया है, ख़ुद अरब ममालिक में कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पर जो कफ़ील होता है वो सदक़ा खैरात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ के जो लोग होते हैं उसे रोक देते हैं। तो यानी उसके जो दर्जात बुलंद होने होते हैं, उसको उन दर्जात को यानी बातिनी जो दर्जात होते हैं, रूहानी जो दर्जात होते हैं, उसे यानी बढ़ने से रोक देते हैं और उनकी वजह से इसकी आखिरत ख़राब हो जाती है। तो इंसान को ये देखना चाहिए, दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के मशवरे लेकर। आप देखिए 10 लोग आपको मशवरे देंगे, 10 लोग आपको किसी के बारे में बताएंगे, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरह की बातें ना सुनें, बल्कि अपने बुनियाद पर फैसला करें, क्योंकि आप कोई चारा नहीं खाते, आप कोई घास नहीं खाते, बल्कि आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं और ज़मीन पर अल्लाह के खलीफा हैं। तो आपका अल्लाह ने आपको समझ दी है और अपनी समझ के मुताबिक आपको फ़ैसला करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, हमने आज माशरे की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है और सिर्फ़ हमारा मकसद यही है कि जो लोग इस तरह की गुमराह हो जाते हैं, यानी चापलूसों के चक्कर में आकर, वो अपने आप को सुधार सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब जब ख़बर की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि सदक़ात, खैरात और ज़कात की जब बात आती है तो हैदराबाद फ़रखंदे बुनियाद में ऐसे हज़ारों मुतमव्वल ख़ानदान है जो ज़कात, क़तरात, ज़कात है, सदक़ात है और दूसरे चीज़ों से लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्हें ज़कात की रकम माशाल्लाह से आप देखेंगे कि कई ख़ानदान हैं जो ज़कात की रकम एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर तलबा को ख़ास तौर पर तालीमी शोबे में ख़र्च करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं आपको, और आपको बता दूं कि SIR के मसले पर अपोजिशन को जिस तरह तंग किया जा रहा है, अपोजिशन का जिस तरह इम्तिहान लिया जा रहा है, जिस तरह आजमाइश की जा रही है और SIR के नाम पर बेचैनी पैदा करते हुए BJP कामयाबी हासिल कर रही है, जैसा कि अपोजिशन भी कहती है। तो बहरहाल मगरबी बंगाल में आप देखेंगे कि SIR का जो ड्राफ्ट रोल आया है, यानी वोटर लिस्ट आई है, मसवदा फहरिस्त, तो उसमें तकरीबन 60 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने के बहाने एक रैली से खिताब भी करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म वहाँ क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ बकवास करते हैं, काम की बात नहीं करते और लोगों के जज्बात का इस्तेसाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दरोगोई से काम लेते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में एक रैली से खिताब करने वाले हैं। अब देखना ये है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 60 लाख लोगों के, तकरीबन 60 लाख लोगों के नाम यानी वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं और ये सब कुछ किया गया है ममता बनर्जी की पार्टी को इक़्तिदार से हटाने के लिए, शिकस्त देने के लिए। लेकिन क्या मगरबी बंगाल के आवाम BJP की फ़िरक़ावाराना सियासत को समझ पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और वैसे भी वहाँ पर भी यानी मगरबी बंगाल में भी आप देखेंगे कि BJP क़यादत में आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं और क्या ये इख्तलाफात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूर करेंगे, ये भी एक अहम बात है। तो बहरहाल अब ये दौरा देखना ये है कि क्या होता है। वैसे भी आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जबकि SIR के जो मसवदा फहरिस्त है उससे तकरीबन 60 लाख लोगों को निकाल दिया गया। इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जो सरहद से लगा हुआ है मगरबी बंगाल की, वहाँ पर हालात बिल्कुल धमाको है। और आपने देखा कि किस तरह एक स्टूडेंट लीडर को कत्ल किया गया और वो यानी उस पर फायरिंग की गई और उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर रवाना किया गया था। बुखारी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें सिंगापुर रवाना किया गया था और वो वहाँ पर जाम बरना हो सके। आज उनकी नमाज जनाजा जो है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, बांग्लादेश के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अदा की जा रही है और की जा रही है, ज़ोहर में अदा की जाएगी ये कहा जा रहा था। तो बहरहाल वहाँ एंटी इंडिया वायलेंस के वाक़यात पेश आए हैं, अवामी लीग के दफातर को निशाना बनाया गया है। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बाबा कौम कहा जाता है बांग्लादेश का, उनके ज़ाती जो इस्तेमाल में चीज़ें रहीं, शख्सी इस्तेमाल में जो चीज़ें रहीं, उनका जो म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था, उनके घर को
بالکل तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, आग लगा दी गई है, ये कहा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये वाक़या ऐसे वक्त हुआ है जबकि बांग्लादेश में इंतखाबात का ऐलान किया है। वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहाँ के जो निगरान सरबराह हैं मोहम्मद यूनुस नोबुल लैरेट हैं, उन्होंने ऐलान किया है इंतखाबात का, और उसके साथ ही क़त्ल वारदातगिरी के वाक़यात शुरू हो चुके हैं। वैसे भी अवामी लीग के हालात बहुत ख़राब हैं और अवामी लीग के बारे में कहा जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद को हिंदुस्तान ने पनाह दी है, और यहाँ से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हिंदुस्तान से शेख हसीना वाजिद हो या और दूसरे उनके हामी हो, वहाँ पर बांग्लादेश में तशद्दुद और क़त्ल गारतगिरी की सियासत कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर वहाँ तबाही व बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। इस तरह की बातें भी आई हैं। अब देखना है कि हिंदुस्तान किस तरह इन हालात का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश अगर जोग्राफियाई लिहाज से भी देखा जाए तो एक हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, और पाकिस्तान और चीन की ख़ुरबत वो इख्तियार करता जा रहा है, हिंदुस्तान से दूर हो चुका है। और शेख हसीना जो की हुकूमत है वो उसके बारे में कहा जाता था कि वो प्रो मोदी या प्रो इंडिया है, जबकि खालिद ज़िया की जो हुकूमत हुआ करती थी वो एंटी इंडिया हुआ करती थी। अब फिल वक्त माहौल बांग्लादेश में एंटी इंडिया या हिंदुस्तान मुखालिफ पाया जाता है, और बहुत ही सोच समझ कर यानी सिफारती दानिश्वरी का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुज़ाहरा करना होगा, जो उसमें नहीं है। क्योंकि हाल अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद तकरीबन 33 वफूद को यानी 33 ममालिक को हमारे तकरीबन 57 अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ वज़रा और अपोजिशन कायदीन पर मुश्तमिल डेलीगेशंस रवाना किए गए थे, और किसी ने भी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि शेशु थरूर हो या असदुद्दीन अवीसी हो, जिसमें वफद को शामिल किया गया। असदुद्दीन अवीसी ने तो वहाँ अरबी बोलने की भी कोशिश की, अंत मजनून इस तरह की बातें भी की है। तो बहरहाल उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सिफारती कोशिशें नाकाम हो गई। इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उनकी जो ख़ारिजा पॉलिसी है वो बिल्कुलिया तौर पर नाकाम है, और यानी एक बड़ी नाकामी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को यह बर्दाश्त करनी पड़ी है। अब तो ट्रंप ने भी तकरीबन 70 मरतबा ये कह दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई है, लेकिन मोदी जी है कि खामोशी यानी चुप साधे हुए हैं। उन्होंने अपने ऐसा लगता है कि मुंह पर ताले लगाए हुए हैं खामोशी के, और वो ताले कब खुलेंगे ये पुल समझने वाली बात है। अब तो पाकिस्तान भी ये दावा कर रहा है कि जो ट्रंप ने कहा कि 7 तैयारे इन जंगों में मार गिराए गए हैं वो हिंदुस्तान के हैं, तो फिर उसके बावजूद भी हिंदुस्तान कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमारे मोदी जी या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ये जवाब देने से कासिर है। तो बहरहाल हमें बवांग दहल पाकिस्तान का और अमेरिका का जवाब देना चाहिए, और जो हकीकत है वो दुनिया के सामने लानी चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, आप देखेंगे कि जब भी हिंदुस्तान के किसी रियासत के असम्बली इंतखाबात होते हैं और बीजेपी कामयाबी हासिल करना चाहती है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अपोजिशन कायदीन कहते हैं। और सिलसिले में आसाम में जब एक लीडर ने इस तरह की बात की तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये जो यानी इजहार ख्याल की जो आज़ादी को रोंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल जब भी कुछ ना कुछ होता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है, और बीजेपी असम्बली इंतखाबात हों या फिर पार्लिमानी इंतखाबात हो उसमें कामयाबी हासिल कर लेती है। ये सोचने वाली बात है। अब बीजेपी ने बिहार तो जीत लिया है, 243 में से 200 से ज़्यादा नशस्तों पर बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों को कामयाबी मिली है। लेकिन आपको ये बता दूं कि मगरबी बंगाल में बीजेपी का मुकाबला किसी यानी आम बाइन शाम बोलने वाले से नहीं, बल्कि बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी से है। और ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है बीजेपी को किस तरह झुकाया जाए, फिर नीचा दिखाया जाए, या बीजेपी को उसकी तारीख याद दिलाया जाए, या फिर बीजेपी को ये बताया जाए कि तुम्हारे जो इस्लाफ थे उन्होंने कभी हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस जो तुम्हारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर पर आप देखेंगे बरसों तक हिंदुस्तानी परचम लहराने से गुरेज किया गया, यहाँ तक कि आरएसएस ने और तुम्हारी कबील की दीगर जमातों ने हिंदुस्तान के दस्तूर को मानने से इनकार कर दिया, और उसने मनुस्मृति की तायद व हिमायत की, और यहाँ तक कि आज भी कौमी परचम का वो एहतराम नहीं करते। ये कहते हुए, और मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी आवाम को ये बताए कि किस तरह रेलवे हो या फिर यानी बंदरगाहें हो, तैरंगाहें हो, यानी एयरपोर्ट्स हो या पोर्ट्स हो, या जो बुनियादी सहूलतें हो, किस तरह उसे बेच दिया गया, उसे फरोख्त कर दिया गया, उसे या प्राइवेटाइज कर दिया गया। उस बारे में अपोजिशन कायदीन तवज्जो नहीं देते। अपोजिशन कायदीन को ये बताना होगा घर घर फिर कर क्या ऑपरेशन सिंदूर में किसको नुकसान हुआ है, किस तरह मोदी हुकूमत अमेरिका के दबाव में आई है, जाके घर घर ये बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि किस तरह बंदरगाहों को फ़रोख्त किया गया और किसको फ़रोख्त
तारुफ किया गया, ये भी बताना होगा। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये मोदी जी दोस्तों का फ़ायदा कर रहे हैं, तो आवाम को क्यों नहीं बताते? घर घर पहुँच कर बताइए कि देखिए मोदी जी अपने अरबपति दोस्तों का फ़ायदा कर रहे हैं, अडानी का, अंबानी का फ़ायदा कर रहे हैं। और हाल ही में आप देखें इसके कई सबूत है। एक तो अरावली हिल्स जो जंगलाती इलाका है, 900 किलोमीटर तवील है, दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक ये इलाका फैला हुआ है। और यहाँ जो जंगलात है इसे सब्ज फेफड़े कहा जाता है माहौलियात के। और माहौलियात का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से किस तरह लोग परेशान हैं, किस तरह आलूदगी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में तो यह हाल है कि लोग सांस लेने में भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो मरकज़ी वजारत माहौलियात है उसके एक पैनल ने जो सिफारिश पेश की है कि जो 100 मीटर से बुलंद जंगलाती इलाके हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और बाकी के जो जंगलाती इलाके हैं उन्हें कानकनी के लिए दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पैनल की सिफारिश को कबूल कर लिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत भी ये काम कर रही है, अदलिया को भी एहसास नहीं है कि किस तरह ऑक्सीजन और पानी फराहम करने वाले जंगलात को काटा जाए, वहाँ कानकनी के लिए इन लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। तो ये सबसे कुछ उनके दोस्तों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। ये बवांगेबाज दहल बात कही गई है। तो फिर अवाम को ये समझाना चाहिए, अपोजिशन कायदीन को घर घर जाकर, क्या जो जंगलात का कटाव क्या कोई यानी कारनामा है? कारनामा नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जुर्म है, ये गुनाह है जो मोदी हुकूमत करने जा रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका वो इंतहाई अहम और हसास सेक्टर है। उस सेक्टर को भी अब खानगी पार्टियों के लिए खोल दिया गया है। और इसको किसका फ़ायदा होगा? अंबानी का फ़ायदा होगा, अडानी का फ़ायदा होगा। उसको फ़ायदे को यकीनी बनाने के लिए ये काम किया गया है। तो यानी जो हिंदुस्तान की सलामती है, सिक्योरिटी है, उसको भी आप देखेंगे कि ख़तरे में डाल दिया गया है अपने दोस्तों के लिए। तो ये अपोजिशन कायदीन का फ़र्ज़ बनता है कि वो घर घर पहुँच कर आवाम को ये बताएँ और आवाम को ये भी बताएँ कि आवाम की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रही है मोदी हुकूमत जंगलात के कटाव के जरिए। तो बहरहाल कांग्रेस हुकूमत के बारे में हम बता रहे थे और SIR के बारे में हम बता रहे थे कि किस तरह आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस से इख्तिदार छीना गया, किस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस से इख्तिदार छीना गया और कैसे अब यानी बिहार में आपने देखा कि किस तरह इख्तिदार हासिल किया गया। BJP हो या फिर JDU हो, वहाँ इख्तिदार हासिल किया गया है। अब मगरबी बंगाल पर BJP की नज़र है और SIR में वहाँ ये कहा जाता है कि 60 लाख के करीब नाम हज़फ कर दिए गए हैं। जबकि जो ताज़ा खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु में भी SIR की वजह से सिर्फ जो स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर स्टालिन, उनके हल्के असम्बली से 1 लाख नाम हज़फ कर दिए गए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अपोजिशन कायदीन को दबाव में रखने के लिए, उन्हें उनकी शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन इक़दाम कर रहा है। और इस सिलसिले में खुद राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किए हैं इलेक्शन कमीशन पर। और आप देखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी उन पर एक से एक संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी पर मुकदमा दायर करने से भी गुरेज कर रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि हलफनामा पेश करें। तो बहरहाल अब आप देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट रोल्स आए हैं फिर यानी वोटर्स के, उसमें वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि सिर्फ यानी तमिलनाडु में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। अगर मगरबी बंगाल में 60 लाख, तमिलनाडु में 50 लाख और बिहार में 60 लाख लोगों के नाम हज़फ किए गए हैं। तो इस तरह हालिया अरसे के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ नाम जो है वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए गए हैं। और ये बहाना बनाया गया है कि इतने लाख लोग फौत हो चुके हैं और कई लाख लोग जो हैं वो उन्होंने नकल मकानी की है, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और कई लाख लोगों का पता नहीं चलेगा और कुछ लाख ऐसे भी हैं जो फर्जी वोटर्स हैं। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमने आपको पेश की है और आपको ये बताते हैं कि BJP की सारी नज़रें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो आज एक रैली से खिताब करेंगे। और उस रैली में क्या कहेंगे ये बात अलग है। हालिया अरसे के दौरान उन्होंने एथियोपिया से लेकर ओमान से लेकर उर्दून का दौरा किया और इन तीनों ममालिक में उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। और तीनों ममालिक मुस्लिम ममालिक है और वहाँ के जो हुक्मरानों ने उनका शानदार खैर मकदम करते हुए अपने मुल्कों के आला सिविलियन
एजाज़ात से उन्हें नवाजा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में शानदार खैर मकदम किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रखा जाता है। मज़हब की बुनियाद पर बिल्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और अक्सर जो मोदी हुकूमत के कवानीन हैं वो मुस्लिम मुखालिफ कवानीन हैं। मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करने की पूरी कोशिशें हो रही है। और आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि CAA शहरियत तरमीमी कानून जो मजहबी बुनियाद पर मबनी है, आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास होना चाहिए कि इस कानून से मुसलमानों को क्यों निकाला गया। अगर ये मजहबी बुनियाद पर मबनी नहीं है या मजहब पर मबनी नहीं है तो फिर मुसलमानों को शामिल नहीं क्यों नहीं किया गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर श्रीलंका, अगर बांग्लादेश है, अगर पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान है, अगर वहाँ से अक़लियतें यानी हिंदू अगर वहाँ से आते हैं, वहाँ की जो अक़लियतें हैं तो उन्हें शरीयत दे दी जाएगी। सिख आते हैं तो शरीयत मिल जाएगी, बुद्धिस्ट आते हैं तो शरीयत मिल जाएगी, ईसाई आते हैं तो शरीयत मिल जाएगी। लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। तो इससे बढ़ के और शर्म की बात क्या है मोदी हुकूमत के लिए। मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत को ख़ास तौर पर इस तरह की मज़हब पर मबनी इक़दाम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, हिंदुस्तान एक सोशलिस्ट मुल्क है, और यहाँ पर गंगा जमनी जो तहजीब है सारी दुनिया में मिसाली है, वो सोचना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को इस बिल से निकाला गया। अदालतों को इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि मज़हब पर मबनी है। अगर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उसमें शामिल किया गया है और मज़ाहिब को शामिल किया गया लेकिन इस्लाम को शामिल नहीं किया गया, मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, तो फिर अदालतें क्या ये समझने से कासिर हैं कि ये बिल एंटी मुस्लिम है, मुसलमान तासुब पर मबनी है, जानिबदारी पर मबनी है, इम्तियाज़ पर मबनी है। ये सोचने वाली बात है। वैसे भी हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि खुद कई जजेस के इंटरव्यूज आए हैं। इस सिलसिले में हम आपको बिल्कुल एक रिपोर्ट मुकम्मल पेश करने वाले हैं। और रिपोर्ट ये है कि एक जज के हवाले से ये खबर आई है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 90% जो तहत की अदालतें हैं वहाँ के जजेस करप्टेड है। मैं तो समझता हूँ कि करप्टेड के साथ उनका मतलब यही होगा कि कम्युनल भी है, और तहत की अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ आ रहे हैं, और फ़िरका परस्त जो तंजीमें हैं, कम्युनल फोर्सेस है, उनके हक़ में आ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबरें हमने आप तक पहुँचाई है। और आपको ये बता दें कि एक और ख़बर है खेल से मुतालिक है। अनंत अंबानी आप देखेंगे कि उन्होंने ये मुकेश अंबानी के बेटे हैं, रिलायंस जो ग्रुप है उसके सरबराह हैं। तो बहरहाल अनंत अंबानी रिलायंस ग्रुप के सरबराह के बेटे हैं। तो उन्होंने हालिया अरसे के दौरान जो फुटबॉलर मेसी ने हिंदुस्तान का दौरा किया, उस मौके पर उन्हें तकरीबन 13 लाख अमरीकी डॉलर यानी 1.3 मिलियन डॉलर मालियत की एक घड़ी दी है, और उसके काफ़ी चर्चे हैं। काश वो 13 लाख डॉलर अगर गरीब बस्तियों पर खर्च कर देते तो कितना बेहतर होता। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के खबरें हमने आपके सामने पेश की हैं। इंशाल्लाह आपको फिर खुसूसी खबरों प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, और फिर हम बताएंगे कि क्या क्या नई खबरें हैं। तो बहरहाल अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।